Find Fourier sine transformation of e to the power minus ax upon x where a is greater than 0. बाकी लोग कहाँ रह गए? सर पता नहीं सर। अब ये दिक्कत है भाई तुम्हारी क्लास के समय, रिवीजन कोई नहीं करना चाहता जबकि बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन अभी लिए। ऐसे कैसे पास हो जाएंगे बताओ? ये लोग चाहते हैं कि बैठे बैठे पास हो जाए, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। नहीं सर, रिवीजन इम्पोर्टेंट है सर। तो रिवीजन तो बेटा करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो ये फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, बार बार थोड़ी स्टार्ट होगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, लेट मत ज्वाइन किया करो, तुरंत ज्वाइन किया करो। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी सर। अभी सही हो जाएगी जब मैं पढ़ाऊँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें फिर। यस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये अनंत होल्ड पे कैसे चला गया? तो फोरियर बताओ हाँ या ना, किया कि नहीं किया था? क्वेश्चन दिया था जो मैंने, सर क्या याद है कह वो रहे हैं? क्वेश्चन आवाज क्या सर था? धीरे है बहुत। मैं 1 मिनट रुको, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, वो पूछ रहा था किया कि नहीं किया। किया सर। अच्छा, क्वेश्चन क्या था मालूम है, याद है? सर e की पावर माइनस ax अपॉन x। अच्छा ठीक। तो कैसे किया जरा बताओ? फोरियर ट्रांसफॉर्म। सर साइन ट्रांसफर सर निकालना था। ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला लगाकर। हाँ, ये क्वेश्चन था, फाइंड दी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, यस। साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर माइनस ax अपॉन x व्हेन a इज पॉजिटिव, है ना? यस सर। ठीक, तो बताओ कैसे किया, कैसे कह रहे थे? सर सबसे पहले सर हाँ साइन पी एक्स अगर लेते हैं सर, एस एक्स नहीं लेते, अगर पी एक्स लेते हैं तो सर पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सर। ओके, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं जरा। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको आई एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज से आई। ठीक है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब आप जो है फंक्शन रख दीजिए इसमें, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। दिख गया? चलिए, यस। दीपक है ना तुम्हारा नाम? अनंत। अनंत, हाँ। अब बताओ कि इसको कैसे करेंगे अब आगे, तीनों में से कोई भी बताओ। सर डिफरेंशिएट कर देंगे सर पी के रेस्पेक्ट में क्योंकि दोनों। इसमें दिक्कत ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है, इसकी वजह से ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं निकल सकता ये क्वेश्चन का आंसर। तो इस वजह से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। पी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड में डी ओवर डी पी लगा देंगे।
ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, जिसमें कि हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। दिख गया सबको डिफरेंशिएशन? यस। चलिए, जब ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर जाता है तो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। बशर्ते कि जो डेरिवेटिव आपने निकाला है वो डिफरेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाला। देखिए ये इंटीग्रेशन तो एक्स के रेस्पेक्ट में था, जब ये डेरिवेटिव वो पी के रेस्पेक्ट में। सर ये क्या लिखा आपने, नहीं समझा सर। कहां पर क्या लिखा? अंदर की तरफ हाँ सर, ये इंटीग्रेशन के अंदर। हाँ, ये डेल डेल पी ओवर डेल पी, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो टोटल डेरिवेटिव के तरह डी ओवर डी पी। ये जो है ना, ये पूरा मैं सर्कल में लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। ये पढ़े नहीं है आपने कभी? बताओ, पढ़े हैं कि नहीं नहीं पढ़ा। पार्शियल डेरिवेटिव? अच्छा, देखिए No, जो sir. डेरिवेटिव, जी जो डेरिवेटिव आपने पढ़े हैं वही उसी तरीके से हमने डी ओवर डीपी पढ़ा है, केवल सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जो डेरिवेटिव आपने पढ़े हैं वो सिंगल वेरिएबल के। ऐसा भी तो हो सकता है फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट, तो उस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। पहली चीज समझ में आई बात कि नहीं? यस। किसी फंक्शन में मान लीजिए, जैसे एक सपोज मैं यहाँ लाइन खींच के एक फंक्शन लेता हूँ, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई। ठीक गया? यस। अब इसमें देखिए दो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, एक तो है नहीं। तो यहां पर हम dz ओवर dx नहीं निकाल सकते, उसकी बजाय हम निकाल सकते हैं डेल z ओवर dx, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y इस फंक्शन में z में। समझ में आई बात? कैसे निकालेंगे? प्रोसीजर वही है, z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो y कांस्टेंट माना जाएगा, दूसरा वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट माना जाता है। a और b तो कांस्टेंट है ही है, y को हम ट्रीट करते हैं कांस्टेंट, होता नहीं है कांस्टेंट लेकिन ट्रीट करते हैं उसे कांस्टेंट जब डेरिवेटिव निकालते हैं। आई बात समझ में? यस। यस। और उसी तरीके से निकालते हैं, रूल वही लगते हैं जो टोटल डेरिवेटिव के लिए आपने सीखे हैं, जो फॉर्मूले सीखे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने, तो a x का डेरिवेटिव क्या होगा? ए बोलो। होगा। a होगा a इंटू 1 यानी कि a होगा, ठीक, प्लस by का डेरिवेटिव क्या होगा? बी इंटू डेल वाई बाई डेल। नहीं, अब b कांस्टेंट है और y को हमें कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो। सर बी तो डी ये, वाई बाई डी एक्स। अरे तो रुक तो जाओ, तुम बोलते चले जा रहे हो। b कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, तो जीरो नहीं हो गया डेरिवेटिव? बोलो। यस सर। b और b कांस्टेंट, हम b तो कांस्टेंट है ही है और y को हमने कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो लिखा जाएगा x के रेस्पेक्ट में। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये हमारा डेल z ओवर डेल x ये आ गया। इसी तरीके से डेल z ओवर डेल y क्या आएगा? x कांस्टेंट माना जाएगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। a कांस्टेंट है ही है तो डेरिवेटिव जीरो हो गया ax का, और by का कितना हो गया? बी b हो गया। बी तो होगा। डेल, हाँ डेल z ओवर डेल y b आ गया। अब यहाँ पर आप ये निकालना चाहो कि dz ओवर dx कितना होगा, तो नहीं निकाल पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। dz ओवर dx निकालना चाहो तो इस फंक्शन में नहीं निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? यस। इसलिए फिर ये जो अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हुआ है। चलिए, तो अब आप देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो जरा बताइए आगे कैसे होगा। हमें तो आई चाहिए, तो ये क्या करेगा, जो मैंने डेरिवेटिव निकाल रहा हूं वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर हो जाएगा। ये देखिए कैसे होगा। अब डेल ओवर डेल पी ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन पी एक्स, इसका क्या होगा? पी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट माने जाएंगे, यस। तो वो बाहर आ जाएंगे। ये रह जाएगा, देखिए ध्यान से, दिख गया सबको? यस। देखो ई रेज़ टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो नहीं है लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, तो ये बाहर आ गए डेरिवेटिव से, केवल साइन पी एक्स रह गया अंदर।
इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। ये अलग से समझ में आया आपको बात? ये समझ में आ गई? कोई अगर कमी रह जाएगी तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे, देख लीजिए आप। अगर नहीं समझ में आती कोई बात या आपके जहन में कोई बात हो तो पूछ लीजिए। डेरिवेटिव का केस ये इसलिए जरूरी होता है कि कंसेप्ट ये हर बेसिक कंसेप्ट होता है जो हर जगह यूज होता है। ठीक है, यस सर। तो यहां से देखो di/dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी और e पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन पी एक्स का डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में क्या होगा? एक्स कॉस पी एक्स। x cos px। सबके समझ में आ गया? दीपक बोलो। यस सर। ये x x कट गया, दिख गया सबको? यस। यस सर। बेसिकली हमने जो डेरिवेटिव निकाला था i का p के रेस्पेक्ट में, इसी वजह से निकालना था कि ये x परेशान कर रहा था, x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब ये x हट गया, आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से निकाल सकते हो राइट हैंड साइड में। बता सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर इंटीग्रल 0 टू इनफिनिट e टू द पावर ax cos px dx इसका लगेगा सर फॉर्मूला। हाँ, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? सर e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e cos bx प्लस b sin bx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 12th लेवल का फॉर्मूला है। 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला बताया जाता है। मैंने कई बार लिखा है लेकिन फिर भी मैं आज दोबारा लिख रहा हूँ साइड में। दो फॉर्मूले इस पर बेस्ड हैं। एक तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का है, पहला है कि इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx, ये होता है e रेज़ टू पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में आता है a sin bx माइनस b cos bx। दिख गया? यस। दूसरा यस फॉर्मूला सर। है इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर ax cos bx dx, ये भी इसी फॉर्मेट में होता है, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में ब्रैकेट a cos bx प्लस आता है इसमें प्लस b sin bx। ठीक गया? ये दोनों फॉर्मूले रट लीजिए। 12th में जो फॉर्मूले में या मैंने जो बताए थे उसके साथ ये दो फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो अब ये di/dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस ax cos px dx, इसका इंटीग्रेशन सेकंड वाले फॉर्मूले से होगा, बोलो? क्योंकि यस। e की पावर ax cos bx से ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो e पावर, अब a की जगह माइनस a आ रहा है तो जैसा हमारा फंक्शन है उस हिसाब से लिखेंगे, e पावर माइनस ax अपॉन नीचे a स्क्वायर यानी कि माइनस a का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है p, तो p स्क्वायर। दिख गया? यस सर। सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? माइनस a, क्योंकि हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस ax है, a की वैल्यू माइनस cos a मान ले, cos px मल्टीप्लाई में होगा, फिर प्लस लगाना है फॉर्मूले में, जो फॉर्मूले में प्लस है, और b कितना है? p। p कितना? p और साइन px, और अब लिमिट लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूले में लिमिट नहीं लगाई थी मैंने, यहाँ पर लिमिट 0 से इंफिनिटी लगा दें, फॉर्मूले में लिमिट नहीं है। चलिए, दिख गया? यस। यस सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, जैसा कि इंटीग्रेशन तो हो ही गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए एक लाइन में, फिर इसको अपर लिमिट x की इंफिनिटी और लोअर लिमिट 0 रखिए और बताइए कि di/dt की क्या वैल्यू आ रही है। सर a अपॉन a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर सर। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों को भी समझने दो वो कैसे कर रहे हैं।
चलिए तो ए एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखिए, अपर लिमिट किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर इन्फिनिटी बन जाता है। माइनस लोअर लिमिट रखिए, एक्स की वैल्यू 0, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 बन जाता है। दिख गया सबको? सर 0 इंटू इन्फिनिटी का सर रिजल्टेंट क्या होगा? अभी बता रहे। अब देखिए e की पावर माइनस a इंटू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बन गया, और e पावर माइनस इन्फिनिटी आपको मालूम है कितना होता है? 0। तो cos इन्फिनिटी और sin इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, जरा ये और चेक कर ले। देखिए इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, तो cos और sin जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये फ्लक्चुएट करेंगे -1 से +1 के बीच में, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू तो देंगे ही देंगे। तो ये जो ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर -a cos इन्फिनिटी प्लस p sin इन्फिनिटी एक फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट का मतलब कोई 2 3 4 ऐसी कोई वैल्यू है, और इसमें जब e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 कर देगा उसे, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को 0 बना देता है मल्टीप्लाई करने पर। तो अपर लिमिट इन्फिनिटी रखने पर ये फर्स्ट टर्म 0 बन गया। दिख गया सबको? बात समझ में आ गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, माइनस, अब ये हमने लोअर लिमिट रखी थी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर माइनस a इंटू 0, तो 0 ही होगा क्योंकि 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 बना देता है। तो e की पावर -0 कितना होगा? 1 1 होगा, तो 1 अपॉन ये वैल्यू हमें देगा a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। सर्कुलर ब्रैकेट में देखिए cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू याद 1 की होंगी होती है आपने। और sin 0 की 0। 0। तो ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया अपर लिमिट लोअर लिमिट रखकर। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें डी आई ओवर डी पी मिल जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए आई इंटीग्रेशन। हमने आई तो माने कैपिटल आई, हमें तो वो चाहिए। तो यस। कैसे निकलेगी? अब ये इंटीग्रेशन एक्चुअली डिफरेंशिएशन करने पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने अभी शुरू में बताई थी ये बात, देखिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो यहां से अब मैं दोबारा कर रहा हूं, ऊपर डी आई ओवर डी पी इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और सर्कुलर ब्रैकेट में क्या बचा? -a प्लस 0, वो तो सेकंड टर्म था ही। दिख गया सबको? यस। तो क्या रह गया? न्यूमरेटर में a रह गया और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया। बोलो। यस। चलिए अब ये देखिए, एक ये हमारा क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डी आ रहा है, डेल नहीं आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? विच इज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी, शॉर्ट में ओडी कहते हैं, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हो गया, और इसकी पावर 1 है डी आई ओवर डी पी की, होल पावर 1 है, इसलिए फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने? शुरू में, शुरुआत का ही है ये, अंदर का नहीं है ज्यादा, मतलब कहने का मतलब बहुत बेसिक चीज है। सर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं पार्टिकल इंटीग्रल। वेरिएबल सेपरेबल से करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला जो तरीका है उसको हम वेरिएबल सेपरेबल से, वेरिएबल सेपरेबल मतलब है आई आई की एक तरफ और पी पी के दूसरी तरफ। तो हम लिख सकते हैं इसे व्हिच इंप्लाइज डी आई, क्योंकि आई का केवल एक ही है, ये a अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी।
देखिए ऐसा लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं यस वेरिएबल्स आर सेपरेबल। यहाँ पर हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, मतलब आई का एक तरफ ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने पी का ले लिया। आई और पी दो ही तो दिख रहे हैं यहाँ पे, बोलो। फर्स्ट यस ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन पहला जो मोस्ट अर्लीस्ट मेथड है वो यही है। चलिए तो इंटीग्रेट करते हैं इसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें आई चाहिए, कैपिटल आई। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन दोनों साइड में करेंगे, ठीक है, तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत कर देगा। और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, दिख गया सबको। यस अब देखिए जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि हमने लिमिट नहीं लगाई है दोनों साइड में, जो इंटीग्रेशन की है वो विदाउट लिमिट दिख रहे हैं अपर लोअर, तो जब भी हम विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें और लगाना होता है, सी, जिसको बोलते हैं वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा, यानी कि गलत माना जाएगा। हाँ, अगर मैं लिमिट लगा देता तो हम सी नहीं लिखते, मालूम है ये बात आपको आपको यस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई आई हो गया। और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बता सकते हो, 12th के फॉर्मूले याद है तो इसको बड़े आराम से लिख सकते हो, यस बताओ। सर 1/a tan इनवर्स p/a। ठीक है, तो ये हमने लगा देते हैं। देखिए माइंड में हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे, कभी सॉल्व नहीं हो सकते, भले ही मैं कितना समझा दूं, कितना भी मैं तुम्हें चीजें लिखा दूं। इसलिए प्रोसीजर और फॉर्मूले माइंड में रखना जरूरी है। इसलिए वजह से मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से नहीं किए हैं तो कर लो आप। तो यहाँ पर i इक्वल टू ए, और इसका डी पी ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स p अपॉन ए। ई वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, प्लस सी, इससे कैंसिल हो गया, तो आई आ गया tan इनवर्स p अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब ये सी की वैल्यू और निकालते हैं, अगर निकल आती है तो यहाँ पर देखिए हम सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, p इक्वल टू 0 रखने पर, इसको नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। तो पुट p इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, ठीक है सबको। यस तो लेफ्ट हैंड साइड में i की वैल्यू p इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं ऐसे सिंबल लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड में p की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, tan इनवर्स 0 बन जाएगा, ये tan इनवर्स 0 अपॉन a 0 ही तो होगा, यस सर जीरो का, हाँ जीरो का मल्टीप्लाई करने पर या जीरो न्यूमरेटर में रखने पर किसी भी नंबर में जीरो ही बनता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में आई, कैपिटल आई को हमने क्या माना था, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म था किसका, e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स का। तो एक्स e की पावर यस माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कितना था, सॉरी एफ एक्स तो यही था, e की पावर माइनस साइन पी एक्स और आएगा dx। ये कैपिटल आई था ना, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर यस माइनस ए एक्स अपॉन एक्स साइन पी एक्स dx, और इसकी वैल्यू हमें p इक्वल टू 0 पर निकालनी, तो यहाँ पे ये जो p आ रहा है उसको 0 रख दीजिए, ठीक है। तो p की जगह हम यहाँ क्या करेंगे, 0 रख देंगे, साइन 0 इंटू पी, 0 इंटू एक्स सॉरी, और राइट हैंड साइड में tan इनवर्स 0 0 होता है प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बन गया, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू 0 dx, और राइट हैंड साइड में 0 प्लस सी, सी हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई, क्योंकि 0 में हम फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स में, तो ये
जीरो बन गया और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है। तो सी की वैल्यू जीरो आ गई यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। दोबारा से इसको फर्स्ट में रख देंगे, जहां से निकाली है वहीं पर रख देंगे। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स पी अपॉन ए। ए। यही हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि आई तो हमें निकालना ही था। आई का मतलब क्या था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स। एक्स। यही सर तो था। इसका कोई और भी मेथड है क्या सर सॉल्व करने में? इस क्वेश्चन का और कोई तरीका नहीं है, सर इसका बुक और कोई में तरीका है ही सर ये नहीं। सर बुक जी। में ये सेम क्वेश्चन सर ये सिर्फ 4 लाइन में सॉल्व किया हुआ है, 4 या ये 5 लाइन। उसने स्टेप काट दिए, आप ध्यान से देखो, उसने स्टेप काट दिए। मैंने सर एक एक ये स्टेप आपको समझाने डिफरेंशिएट के लिए दिखाई। रिस्पेक्ट टू एक्स की ऐसे उसके बाद सीधे फार्मूला लगा के उसने पुट कर दिया है बस। ये डिफरेंशिएट किया है, उसके बाद क्या किया है, सर सिर्फ उसमें फार्मूला पुट करके बस कर दिया है उसने। एफ ऑफ एस इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस ऑब्टेन ये एफ एस करके सिर्फ फार्मूला में पुट कर दिया है सर, बस और कुछ नहीं किया। नहीं कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो होता नहीं है। सर उसने ये साइन वाला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फार्मूला में फिर उसके बाद फार्मूला लगाया, फिर उसमें इसने एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड्स को। एक्स के रेस्पेक्ट में करा है। एस एस हाँ तो वो एस और पी तो एक ही बात है, वो तो पैरामीटर को एस हाँ। लिख लो या पी लिख लो, ये तो हम कई बार कह चुके हैं। लेकिन करा मेरे मेरे देखे हुए हैं सोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखे हैं, मेरे देखे हुए हैं। इसका एक और केवल एक ही तरीका है, अगर होता तो मेरी नॉलेज में जरूर होता। ठीक है, पहली सर चीज उसने करा है ऐसा ही है, लेकिन उसने बहुत सारे स्टेप छोड़ दिए हैं। सर और बाकी तो मुझे ना सोल्यूशन भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। मेरे को हाँ तो सर यही याद है कि मैंने भी सर जी, किए वो एस के रिस्पेक्ट में ही सर, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है ठीक है। क्या अनंत बोल रहे हैं ना? नहीं सर। निखिल सर, नितिन, अच्छा नितिन कंठा, निखिल ठीक है। सर, निखिल राज, यस सर। ठीक है ठीक सर मैंने ऐसे ही किया जैसे आपने बताया। जी जी ठीक है। नहीं तरीका यही है और इसमें कुछ है भी नहीं, मेरे को तो नहीं लगता इसका और कोई तरीका होगा, लेकिन ये कह रहे हैं तो देख लेंगे उसे। चलिए तो ये हटा दूं मैं। सर बाउंड्री कंडीशन वाला एक बार और बता दीजिए सर, कि वहाँ पे मतलब जो आपने सर पी को 0 रखा है, अगर दूसरा कोई इक्वेशन होता सर कुछ और होता तो सर तो किसको अभी 0 यही पुट करते करते? क्योंकि सी निकालना जरूरी होता है। अगर सी निकल आता है तो अच्छी बात है बाउंड्री कंडीशन से, और नहीं निकलता है तो कोई बात ही नहीं है। इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन, तो पी इक्वल टू 0 एक्चुअली यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ना होके इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, तो सर मतलब इनिशियल जो बाउंड्री बाउंड्री कंडीशन कंडीशन होती है तो सर वो एक्स, अप्लाई मेरी बात कैसे सुनिए, करते हैं इसका तरीका? बाउंड्री कंडीशन होती तो एक्स की वैल्यू होती, और इनिशियल कंडीशन है तो पी या टी की वैल्यू होती। हाँ क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। सर जो बाउंड्री कंडीशन है सर वो अप्लाई कैसे करते हैं किसी किसी भी इक्वेशन पे सर, उसका तरीका देखिए क्या? जहां अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, दिख गया ये बॉक्स। ये सर। अब इसमें देखिए आंसर तो आ गया है हमारा, आई चाहिए था, आई आ गया, टेन इनवर्स पी अपॉन ए, बस सी नहीं आया है। ये सर। अगर सी मिल जाए, क्योंकि सी अननोन है ना, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अननोन होता है हमेशा ये, ये सर। तो इसको अगर निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये निकल आएगा इसलिए निकाला है। अब हमें सी चाहिए था, तो सी हमेशा ही बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन से निकलेगा, पहली चीज तो ये नोट करने की है। जो तो सी सर है हमेशा 0 ही पुट करते हैं क्या सर, बस ये पूछना था। मोस्ट हाँ ज्यादातर केसों में 99% केसेस में 0 ही पुट करते हैं। या सर, या फिर अगर रिवर्स इसका केस है तो सर फिर इनफाइनाइट भी पुट करके करना पड़ता होगा कभी? नहीं इनफाइनाइट तो पुट नहीं करते हैं, लेकिन जनरली जो है अगर रिवर्स भी होता तो भी शायद 0 पे करते, अदरवाइज वो क्वेश्चन में बताता, क्वेश्चन में वो कभी कभी लिख देता कि इनिशियल कंडीशन ये है इसकी। ओके सर, अब सही। थैंक यू सर। तो सी हमेशा जो है वो बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन से निकलते हैं। चलिए ये हटा दूं पीपीटी। यस। चलिए तो अभी ये तो एक ही मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ है, इसमें फोरियर सीरीज में और भी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, सेकंड टाइप में ही। अभी एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, जरा आप लोग बताइएगा, पहले मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन को भी। उसके बाद में फिर इनवर्स पे आ जाऊंगा। इनवर्स फोरियर का और ये एक ही बात है, मतलब मेथड सेम ही है।
तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जरा देखिए। अभी आपके पास आवाज हल्की आएगी, पर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सामने देखिएगा। ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 upon दिख गया आपको? यस सर। इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है, तो कैसे लेंगे? सर आवाज बहुत कम आ रही है सर अभी भी। अब आएगी एफ एक्स इक्वल टू, क्या दे रखा है, 1/1 + x²। आ रही है अब आवाज? यस सर। यस सर। तो इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा? Clear? जो चीज जल्दी से बोलने की होती है वो नहीं बोलते हैं आप लोग। क्या बोलना है सर बताइए। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला? इंटीग्रल 0 to इन्फिनिट। हाँ, आगे सर 1/, सर लिख ही दिए सर आप दूसरा वो तो फॉर्मूला। लिख ही देंगे। चलो इसको आई मान लेंगे, क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, 1/1 + x² है इंटू कॉस पी एक्स डी एक्स। ठीक गया? इसको हमने आई मान लिया, किसको? फोरियर सर। कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स को। ठीक है, इसको नंबर 1 कह दो। अब इसका हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करें तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, हमें मालूम है ये चीज, इस वजह से इसमें भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट both side with respect to p. Now differentiate first both side with respect to p. तो वही d/dp इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी cos px/1 + x² dx। ठीक है, तो कितना आएगा ये? -x sin px/1 + x² है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन है, तो del/del p। cos px/1 + x²। तो इसमें कांस्टेंट क्या माना जाएगा? 1/1 + x²। तो ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से या डिफरेंशिएशन से, del/del p से। cos px को ही हम केवल डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में दूसरे वेरिएबल्स, अदर्स वेरिएबल कांस्टेंट माने जाते हैं। चलिए दीपक, तुम बताओ cos px का डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में क्या होगा? बोलो। cos px का डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में। सर cos x। और अच्छी तरह से सोच लो, cos का तो वैसे भी साइन होता है, तुमने cos ही बोल दिया। डिफरेंशिएशन cos px का p के रेस्पेक्ट में क्या होगा? दिख रहा है ये? मैंने अंडरलाइन कर दिया। यस सर, दिख रहा है। हाँ बोलिए। सर sin px। और इसके अलावा बहुत और भी सारी चीजें आएंगी। ये तो मैंने करेक्ट करके बुलवाया आपसे, तो बोल दिया आपने, अपनी तरफ से तो गलत ही बोला था शुरू में। इसका मतलब है आपको डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है, कैसे काम चलेगा भाई? देखिए, एक तो चीज है cos का जो डेरिवेटिव होता है वो तो माइनस साइन होता है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि px है, p के रेस्पेक्ट में तो कर सकते थे अगर केवल p होता, लेकिन x मल्टीप्लाई में भी तो है p के साथ, तो सीरीज रूल लगता है या चेन रूल लगता है। चेन रूल ये कहता है कि जो आपको ये px है, इसको डेरिवेटिव फिर से निकालो p के रेस्पेक्ट में ही, और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो आपने शुरू में लिखा है। तो ये हो गया माइनस साइन px मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव del/del p px। दिख गया सबको? यस सर। यस और सर।
दीपक अब बोलना, पी एक्स का डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? बोलो। p इंटू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में क्या होगा? हाँ या ना का जवाब तो दो। आता है नहीं आता, पहले तो ये पता चले। नो सर। तो फिर डेरिवेटिव सीखो, नहीं तो तुम बैक लग जाएगी इसमें, मैं बता दे रहा हूँ। p इंटू एक्स, अब p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, अदर वेरिएबल कांस्टेंट बने जाएंगे तो x बाहर आ जाएगा। केवल हमें p का पार्शियल डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में निकालना है या डेरिवेटिव निकालना है। तो ये वाला जो x मल्टीप्लाई में बाहर आया इसको पहले ही लिख देता हूँ शुरू में, तो माइनस x साइन पी एक्स इंटू p का डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में है 1। ये तो समझ में आती है बात, क्यों भाई दीपक? यस सर। चलिए, तो ये डेरिवेटिव cos पी एक्स का आ गया माइनस एक्स साइन पी एक्स, तो ये लिखेंगे माइनस एक्स साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। सबको समझ में आई ये बात? यस सर। चलिए, अब आगे क्या करना है जरा देखिए। अब क्या ये निकल सकता है इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड का? फिर से चेक करो, क्या ये इंटीग्रेशन निकल सकता है? अब देखिए, नहीं जिसको सर। निकालना आता होगा, तरीके सारे पता होंगे, वो ही बता सकता है कि नहीं निकल सकता। नहीं तो बाकी लोग तो कहेंगे पता नहीं, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। कैसे आइडेंटिफाई होगी ये चीजें, जबकि चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर नहीं तो निकलेगा पता ही सर। नहीं, यस सर, पता ही नहीं चल रहा है सर, हाँ, क्योंकि पता ही नहीं है तो फिर कैसे पता कैसे चलेगा? यानी कि आपको जितने भी डेरिवेटिव हैं सबके फॉर्मूले जो 12th स्टैंडर्ड में आप सीबीएसई बोर्ड से होगा, सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक लो, या जिस बोर्ड से हो वो फॉर्मूले तो बुक आप सर दोबारा से लिखे खोलिए थे सर, और आपने उसको बताया। करिए। यस सर। हाँ, वो अगर आप डेरिवेटिव नहीं करोगे तो ये चीज हमेशा कभी नहीं आएगी, और जब कभी नहीं आएगी तो मैथ में तो बैक पक्की लगनी है, ये भी मैं बता। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर ये कहीं भी कच्चे रह गए तो आपकी बैक पक्की है। सर ये कहाँ तक पढ़नी पड़ेगी सर, ये समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत तो ज्यादा मैंने है आपको सिलेबस। मैंने आपको बता तो दिया, आप क्या करो 12th लेवल की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ लो, बस उनके क्वेश्चंस लगा के देख लो। सर पढ़ तो रहा हूँ सर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो सर हाँ, उसके से दोनों दोनों फॉर्मूला। देखो, डिफरेंशिएशन, मैं फिर लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन जितना भी दे रखा है उसमें वो सब पढ़ लो। और ये अगर यूपी बोर्ड की अगर इंग्लिश की है, इंग्लिश वाली, तो इंग्लिश वाली पढ़ लो, क्योंकि यूपी बोर्ड की हिंदी वाली समझ में आएगी नहीं आप लोगों को। और ठीक है। इंटीग्रेशन में दोनों इंटीग्रेशन में दो तरह के सर इंटीग्रेशन सिर्फ होते हैं। मेन मेन पहले, जो उसके फॉर्मूले हैं सर, वो याद कर लेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ, फॉर्मूले याद करके इनडेफिनेट कंसेप्ट भी तो, इंटीग्रेट हाँ, जैसे 6 फॉर्मूले हैं सर उसके, मतलब मेन। वो डेफिनेट के अच्छा 6 सर, फॉर्मूले डेफिनेट। डेफिनेट के, और इनडेफिनेट के तो मेरे ख्याल में 30 के आसपास हैं अप्रोक्सीमेटली, 30-32 फॉर्मूले, जिसमें कि 2 फॉर्मूले मैंने आज लिखवाए हैं जो शुरू में, वो तो खैर सॉरी इंटीग्रेट, हाँ ठीक है, वो 2 फॉर्मूले उसमें इंक्लूड हैं 30 या 32। ठीक है, तो इंडेफिनेट के 30 करीबन और डेफिनेट के 6 ये फॉर्मूले, और डिफरेंशिएशन के भी करीबन 25-30 फॉर्मूले इसके हैं। और साथ ही साथ मेथड कि हम, जैसे अभी मैंने चेन रूल बताया था, तो ये चेन रूल हमारे साथ डिफरेंशिएशन में लगता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ना बाई पार्ट लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, वो मेथड भी पता होना चाहिए फॉर्मूलों के साथ साथ। मेथड्स, ये मेथड्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, सर एक क्लास ले लेना आप सर एक बार, आपको देखिए सर के। क्लास में तो बहुत चीजें मैं बता चुका हूँ, ये चीज में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो मैं क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को, मतलब आप नहीं होंगे उस समय, वो बात अलग है, लेकिन ये मैं चीज डिस्कस कर चुका हूँ बेसिक। अब वो बार बार तो संभव नहीं है, लेकिन आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, आपको क्या दिक्कत है वो पूछ लो, अभी आपके पास टाइम है। सर बेसिक्स तो ठीक है सर, और जैसे बोल रहे हैं ना चेन रूल ये सब, वो सब हो गया। तो बेसिक में ही आता है बेटा चेन रूल, अभी मैंने ये cos px का डेरिवेटिव निकाला है p के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल ही तो लगाया है, ये बेसिक नहीं है तो क्या एडवांस है? सर देखिए जो फॉर्मूले हैं वो तो सिंपल फॉर्मूले हैं, जैसे मैं ये कहता हूं कि जैसे आपको मालूम है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos x होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं d/dx sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे फिर चेन रूल लगेगा। देखा क्वेश्चन? यस सर।
तो कहने का मतलब है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको cos x पता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव को आप साइन एक्स से नहीं निकाल सकते, आपको इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो दिखाई दे रहा है लेकिन एक स्क्वायर और एक्स्ट्रा आ गया। इस स्क्वायर आने की वजह से ये फंक्शन चेंज हो गया, क्योंकि साइन और साइन स्क्वायर दोनों डिफरेंट फंक्शन है। Yes. अब यहाँ पर क्या लगेगा, बेसिक रूल जो होता है वो चेन रूल लगता है। जैसे मैं इसी को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, कि जैसे मुझे इसको अब डेरिवेटिव निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का, तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि सबसे पहले इसको लेट करो y के बराबर, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। दिख गया सबको? यस और साइन Yes, एक्स, sir. क्योंकि अगर केवल साइन एक्स होता तो मैं इसका डेरिवेटिव cos x लिख देता, लेकिन साइन एक्स खुद स्क्वायर का मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को भी कुछ लेट करूंगा, मान लीजिए t लेट कर देता हूँ c। दिख गया? यस तो y क्या हो गया? y हो गया t स्क्वायर। दिख गया सबको? यस सर Yes, sir. अच्छा, लेकिन मुझे चाहिए क्या d, जैसे मैंने ये y माना है तो मुझे dy ओवर dx ही तो चाहिए, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का, यही तो मतलब होता है dy ओवर dx चाहिए। Yes. अच्छा, अब मैं ये y इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं dy ओवर dx निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे d ओवर dx दोनों तरफ करना पड़ेगा। देखो जरा, यस ठीक है, लेकिन Yes. लेफ्ट हैंड साइड तो dy ओवर dx हो गई, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, d ओवर dx इंटू टी स्क्वायर। यहाँ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, जबकि हमें रूल पता है कि फंक्शन भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए जो कि जिस रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे x है, तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई। तो इसको हम t में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को, dx को dt में कन्वर्ट करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं d ओवर dt इंटू dt ओवर dx। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर ठीक गया सबको? क्योंकि dt dt एक तरीके से कट गया, जो मान लीजिए बात को, तो dt ओवर dt कट गया, तो केवल d ओवर dx ही तो बचा, यानी कि यस इसका उल्टा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। बोलो। Yes, sir. अब आगे बताओ मुझे, इसमें राइट हैंड साइड में और क्या कर सकते हैं dy ओवर dx निकालने के लिए? अब ये जो dt ओवर dx है, ये तो किसी काम का है नहीं हमारे लिए, क्योंकि जो टी स्क्वायर फंक्शन है वो d ओवर dt के साथ लग सकता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, d ओवर dt इंटू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई dt ओवर dx। यस सर बोलो। तो यस अब यहाँ पर टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2t फॉर्मूले से, 2t पावर 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है x पावर n का x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 से, यानी कि 2 Yes. मल्टीप्लाई में Yes. और पावर एक कम हो जाती है 2 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई का साइन, अब ये dt ओवर dx, t तो हमने माना था, क्या माना था, sin x तो साइन x लिख देंगे ऊपर, dt ओवर dx में t की जगह साइन x लिख देंगे, क्योंकि नीचे x आ रहा है, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो 2t पहला टर्म इनटू साइन x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में cos x cos x। चलिए, और बाहर t है, 2t है, t लेकिन था क्या sin x, तो 2 sin x इंटू cos x, ये आ गया dy ओवर dx। देखो ध्यान से, जो ओरिजिनल फंक्शन था sin स्क्वायर x, वो डेरिवेटिव dy ओवर dx में वैल्यू देगा 2 sin x cos x, क्योंकि फर्दर इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन हमें वापस मिल गए sin और cos x वाले, t खत्म हो गया, जो अज्यूम किया था उसको खत्म करना है हमें। तो dy ओवर dx sin स्क्वायर x का क्या हो गया 2 sin x इंटू cos x। यही चेन रूल कहलाता है। अब चेन रूल क्या कहलाता है, चेन रूल को बनाया कैसे गया, अब देखो बात को, नोट कर लिया ये सबने? Yes, sir. ये बेसिक चीज जरूर है, लेकिन बहुत काम की है डिफरेंशिएशन समझने के लिए कि चेन रूल होता क्या है ये। अब देखिए दोबारा से,
अब चेन रूल बना क्या? चेन रूल ये बना, टॉप पे लिख रहा हूं कॉर्नर में राइट हैंड साइड। तो जब भी हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो आप अपने मन में क्या करो, साइन एक्स को टी मान लो, तो ये टी स्क्वायर हो गया। दिख रहा है ये सबको टॉप पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर? यस दिख रहा सर। है। तो साइन स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला से नहीं मालूम है क्या होगा डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, अपने मन में साइन एक्स को टी मानेंगे। तो टी स्क्वायर का मतलब 2t, टी तो हमने माना था, टी क्या माना था, साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स लिख सकते हैं। दिख गया? यस अब मल्टीप्लाई का साइन अपनी तरफ से लगाओ और जो हमने माना था उसी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल दो, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा था इसने। किसको माना था हमने, टी मन में साइन एक्स को माना था। तो साइन एक्स को ही लिख दो, डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, मल्टीप्लाई का साइन लगा के अपनी तरफ से लिखा। यस और साइन एक्स को क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव और सेक्स। तो यही तो आया, यही चेन रूल है, दिस इज अ चेन रूल। अब जैसे मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव निकालना है, जगह नहीं इरेज कर दूं मैं। ऐसे मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव निकालना है, सपोज कीजिए फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू, e की पावर 2 या 2 हटा दो, साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, e रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स ये ले लेते हैं। ठीक गया सबको क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हमें नहीं मालूम है इसका डेरिवेटिव, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। लेकिन e की पावर x का फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, क्या था? यस e टू द पावर x। e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, ये पता है आपको। तो हम क्या करेंगे, dy ओवर dx निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि हम, जो परेशान कर रहा है वो क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कर रहा है। अगर साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता, केवल एक्स होता, तो e की पावर एक्स का डेरिवेटिव मुझे मालूम था, तो मन में अपने साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही होगा। e की पावर t ही होगा या e की पावर x ही होगा। तो e की पावर x का मतलब या e की पावर t का मतलब e की पावर साइन स्क्वायर x, जिसको t माना। अब जिसको t माना उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर देना इसी के साथ, इसी फंक्शन के साथ। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जो हमें चाहिए था। और किसको t माना था, साइन स्क्वायर x को, उसका डेरिवेटिव। ठीक गया? मल्टीप्लाई Yes. डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये चेन रूल है, दिस इज अ चेन रूल। करेंगे वो तो ठीक है, इसको आगे और सिंप्लीफाई, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डी ओवर डी एक्स हमने अभी निकाला ही है, उसको प्रोसीड कर देंगे आगे। और इसका अभी हमने 2 sin x cos x निकाला ही था। तो ये डेरिवेटिव dy ओवर dx e रेज़ टू द पावर sin स्क्वायर x का आ गया e रेज़ टू द पावर sin स्क्वायर x इनटू 2 sin x cos x। दिख गया सबको? यस तो ये बन गया हमारा, तो ये चेन रूल है। बोलो, अब आया समझ में? यस सर। डेरिवेटिव, तो कहने का मतलब है चीजें समझी जा सकती हैं अगर आप ईगर हो, अगर आप समझना चाहते हो चीजों को, और आप में ये चीज है कि हाँ मैं करके देखना चाहता हूँ। देखिए कोई भी चीज ओरली नहीं समझ में आ सकती, तभी तो मैंने राइटिंग पैड से समझाता हूँ। अगर मैं हवा में समझाता तो कोई चीज समझ में नहीं आती, खासतौर पर मैथमेटिक्स। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको पहले बुक में देखो, यूट्यूब में देखो। आपके पास तो मोबाइल है, स्मार्टफोन काय के लिए कि स्मार्टफोन कहा जाता है, वहां देखिए इन चीजों को। कभी आपने ये यूट्यूब में जाके कि ये ना डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वहां डालिए हाउ टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए गिवन फंक्शन, देखो कितनी अच्छे अच्छे उसमें लेक्चर्स आ जाएंगे, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के। वो एक ही चीज समझाएंगे, जो मैं समझा रहा हूँ वही वो बताएंगे। लेकिन आप यूटिलाइज नहीं करते हो समय का, आप लोग जो है बस वेस्ट करते हो टाइम को, इसलिए चीजें नहीं समझ में आ रही हैं आपकी। चलिए ठीक है,
तो ये डी आई, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन क्या राइट हैंड साइड अब इंटीग्रेशन हो पाएगा? नहीं सर। नहीं हो पाएगा। इसलिए अब इसमें क्या करना चाहिए हमें? अब देखिए वही बंदा बता सकता है इस बात को, नहीं हो पाएगा जो जानता हो। अब जो नहीं जानने वाला वो कह देगा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, तो वो तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसलिए पहले चीजें बेसिक करना जरूरी है। चलिए ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो इस क्वेश्चन में। अभी आपको समझ में आएगा ये x से मल्टीप्लाई क्यों किया गया। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स, और नीचे क्या आ यस। जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x x वन प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अभी देखिए इसके फायदे पता चलेंगे तुम्हें, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, इसलिए मैंने x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और ये बाहर माइनस है, इसको अंदर ले आइए जरा, ये बाहर माइनस है, इसको अंदर लाइए, एक्स स्क्वायर के साथ लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए इंटू साइन पी एक्स अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ऊपर ही दिख गया ये सबको? यस सर। यस सर। अब इसमें हाँ वन ऐड कर दीजिए, वन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, न्यूमरेटर जैसा बना दीजिए, क्योंकि जो परेशान कर रहा है वो यहाँ पर हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर परेशान कर रहा है, ये वन प्लस एक्स खत्म होना चाहिए कैसे ना कैसे। प्लस एक्स को खत्म करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट लाइन में वन ऐड कर दूंगा, वन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बैलेंस करने के लिए। तो पहले लिखूंगा माइनस वन, चलो पहले प्लस ही लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा। 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिखा सबको? यस सर। अब इसको दो पार्ट में न्यूमरेटर को ब्रेकअप करिए, एक तो वन वाला और एक वन प्लस माइनस वन, एक्स। माइनस में सब माइनस वन कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यूमरेटर को। दीपक, यस सर। अनंत, समझ में यस आया सर, ये? लिख सकते हैं सर। यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक तो लिखिए वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स, माइनस दूसरा लिखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन पी एक्स अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स dx। देखिए जरा ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। चलिए सबको दिख गया? तो सेकंड वाले टर्म में से वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे है, डिवीजन में तो कैंसिल। यस सर। नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन हमेशा लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। ऐसे लिख सकते हैं इसे, देखिए जरा बॉटम पर जो मैंने लिखा है। पहला टर्म है साइन पी एक्स अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ओपन Yes, कर रहा sir. मैंने सर, ये ब्रैकेट हटाया तो dx अंदर आया और इंटीग्रेशन भी अंदर आ गया, फिर माइनस है बीच में, फिर ये इंटीग्रेशन अंदर आया सेकंड वाले टर्म के साथ लग गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब वो लग गया, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, और यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, तो साइन पी एक्स न्यूमरेटर में और एक्स नीचे और dx अंदर आएगी ब्रैकेट खोलते ही। बोलो। यस। तो अभी थोड़ा सा और रह गया ये अभी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा ये। जब भी इंटीग्रेशन यहाँ पर हम फोरियर में जब भी इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मालूम है, क्योंकि इंटीग्रेशन से आसान रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, इसलिए कन्वर्जन करते हैं, यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ये आपका पड़ा हुआ है कहीं पर, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मालूम है क्या है? साइन थीटा अपॉन थीटा पाई बाय 2 पाई बाई टू, अंडर रूट पाई बाई टू या केवल पाई बाई टू? सर। पाई बाय 2 पाई बाई टू होती है ना?
मैंने Yes, 4 sir. इंटीग्रेशन बताए थे, कहा था कि ये जो है काम के हैं इधर, तो उसमें से एक ये भी था कि इंटीग्रेशन साइन mx अपॉन x dx इक्वल टू पाई बाई टी को होता है जब m पॉजिटिव हो। याद है फॉर्मूला सबको? नहीं याद है तो देख लो भाई, Yes, sir. मैंने Yes, नोट sir. करवाया। Pi by 2 ही होता हाँ, मैंने कहीं पे नोट करवाया ये आप लोगों को। है. Yes, sir. First day में. तो ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। माइनस सेकंड जो टर्म है उसको मैंने पाई बाई 2 लिख दिया, 0 से इन्फिनिटी के लिए ही होता है ये पाई बाई 2। इसको नंबर 2 मान लो क्योंकि ये अभी काम आएगा बाद में, ठीक है, इसलिए। चलिए अब इसको, अभी ये जो इंटीग्रेशन सेकंड नंबर जो मैंने इक्वेशन मानी है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी sin px अपॉन x 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये भी इंटीग्रेट नहीं होगा डायरेक्ट, इसलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसलिए एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, d2i ओवर dp स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में d ओवर dp इंटीग्रेशन sin px अपॉन x 1 प्लस x स्क्वायर dx माइनस पाई बाई 2, और सर्कुलर ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि दोनों साइड में d ओवर dp से इंटीग्रेट कर रहा हूं। दिख गया? Yes, sir. अब देखिए, अब राइट हैंड साइड में हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो d ओवर dp इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा और पाई बाई 2 के साथ भी लग जाएगा, क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब अलग अलग फंक्शंस में वो अलग अलग इंटीग्रेशन करने लगता है। तो फर्स्ट टर्म है हमारा राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी साइन px अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और सेकंड टर्म में पाई बाई 2, इसका डेरिवेटिव हम अलग निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना ये, या अलग अलग इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. लेंदी जरूर है लेकिन ये प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है। स्टेप बहुत आसान है, मैथमेटिक्स के स्टेप बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं कभी कभी, इतना होता है। चलिए, तो आप मुझे ये बताइए, फर्स्ट वाला जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसमें तो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा अंदर जाके, ये डेरिवेटिव, ये तो वही Yes. रिपीट हो गई चीजें सारी, और डी ओवर डीपी पाई बाई 2 का कितना होगा, 0. कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखनी है बात, जिनको नहीं मालूम। अच्छा, अब जो फर्स्ट टर्म है इंटीग्रेशन के अंदर, इसमें p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट का काम करने लगेंगे क्योंकि p के Yes, रेस्पेक्ट sir. में x वाले टर्म तो डिफरेंशिएट होंगे ही नहीं, केवल x वाले होंगे, वो सॉरी p वाले होंगे। तो जरा बताइए साइन पी एक्स का डेरिवेटिव, अब इसको बताने देना सौरभ को, इसको दीपक को, दीपक आप बोलो। बोलो, साइन पी एक्स का डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में बताइए, जल्दी बताओ बेटा, तुम लोगों के लिए तो हम जो इतना देर तक पढ़ा रहे हैं। सर साइन एक्स। फिर देखो वही कर दिया, तुम्हें इसका मतलब कुछ नहीं मालूम है, साइन का कॉस होता है। सर तुमने कॉस डिफरेंशिएशन पढ़े थे 12th में, वो सॉरी वहां पर जहां से डिप्लोमा किया है। सर किया था लेकिन सर अभी कुछ याद नहीं ऐसे सर। करा था, कुछ भी याद नहीं है ये? नहीं नहीं कुछ नहीं किया बेटा, तुम झूठ बोल सर रहे हो। हमारा सिलेबस बहुत कम था, इसमें नहीं था नहीं, उसका मुझे मालूम है सिलेबस कम होता है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स होती है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूर होता है। सर ये बात है या नहीं बताओ, बोलो, है ना? तो सर बस गैप उतना हो ही, जाता है सर, दो नहीं नहीं बीच गैप में सर नहीं, नहीं होता ना आपने उसे उस नहीं ठीक है, उस समय आपने, इसका मतलब है उसको सीरियसली नहीं लिया, बस ऐसे ही काम चलाओ सरकार से चला लिया आपने काम। सर पता नहीं था।
सीरियसली करनी होती है ये चीजें। देखिए कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो सीरियसली कीजिए, ये नहीं है कि मेरा अभी लेक्चर सुन लिया और फिर बस फिर कल खोल के बैठ गए, तो ये कोई पढ़ना तो नहीं कहलाएगा। आज जो मैंने सिखाया वो तो याद तभी बना रहेगा जब आप इसको रिवाइज करोगे मेरी लेक्चर बंद होने के बाद, या जब भी आज आपको टाइम मिले फिर इस पे 2-4 क्वेश्चन लगा के देखोगे तब याद बनेगा। ये ऐसे तो नहीं है कि पढ़ लिया और सर ने पढ़ा दिया और आपने कॉपी किताब। चलिए तो इसको पूरा करते हैं फटाफट से। अब देखिए ये x आ गया और cos px आ गया डेरिवेटिव, तो ये देखिए x से x कैंसिल हो गया, बोलो। यस सर। d2i over dp square equal to integration 0 से infinity cos px upon 1 plus, ये राइट हैंड साइड आपको क्या दिख रही है? राइट हैंड साइड क्या दिख रही है? डी स्क्वायर आई बाय डेल पी स्क्वायर। नहीं राइट हैंड साइड बताओ, 0 से इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी cos px upon 1 plus s square dx, ये i नहीं है? यस सर। ये यही तो i माना था मैंने अभी यस सर। यस 1 सर। में, है ना? तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हिच इज ए सेकंड ऑर्डर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है इसलिए सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट डिग्री सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ये मालूम है सर। सबको, उससे यस करते हैं। जिन्होंने बीटेक किया वो तो जानते ही हैं, जी सर। फर्स्ट ईयर में ये चीज सिखाई जाती है। और जिन्होंने नहीं किया डिप्लोमा होल्डर्स, वो भी थोड़ा बहुत ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उनको सिखाया तो जाता ही है। चलिए तो यहाँ से हम d ओवर dp को क्वेश्चन इसमें कैपिटल D मान लेते हैं, तो ये d स्क्वायर हो गया फर्स्ट टर्म, i यस सर। माइनस i इक्वल टू 0, और यहाँ से i कॉमन ले लो तो d स्क्वायर माइनस 1 रह गया। एक मिनट सही तरीके से लिखता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। d स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में कैपिटल I बाहर आ गया कॉमन लेकर। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो i जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल से, सेकंड ऑर्डर की लीनियर यानी कि डिग्री 1 वाली इक्वेशन का सोल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस d स्क्वायर माइनस 1 में d की जगह m रख देंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, AE, A फॉर ऑक्सिलरी, E फॉर इक्वेशन। तो m की d की जगह m रख दीजिए, तो m माइनस 1 और i को हटा देते हैं और 0 अपनी तरफ से लिखते हैं, तो m स्क्वायर इक्वल टू m के रूट निकालते हैं। m की वैल्यू क्या आएगी निकल कर, प्लस माइनस 1 आएगी। प्लस माइनस 1 आएगी, क्योंकि m स्क्वायर इक्वल टू 1 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा, और प्लस माइनस अपनी तरफ से सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, फिर इधर आ जाइए दोबारा से। जब ये m के रूट आ गए प्लस 1 और माइनस 1, तो CF निकाला जा सकता है जो कि हमें चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कैसे निकलेगा, सर C1 e टू द पावर x देखिए ये प्लस रियल वैल्यू है और दोनों अलग अलग हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है C1 e टू द पावर m1x, m1 यानी कि आप 1 को मान लीजिए या माइनस किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि m की वैल्यू प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी, तो जैसे 1 इंटू, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था p, तो 1 इंटू p प्लस C2 e रेज़ टू द पावर दूसरी वैल्यू है m की माइनस, तो -1 माइनस 1 इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल p, तो CF कितना हो गया, C1 e की पावर p प्लस C2 e की पावर माइनस p। अब ये CF आया अभी, तो हमें PI और चाहिए, क्योंकि जो सोल्यूशन है I इक्वल टू CF प्लस PI होता है, ये लिखा है मैंने अभी बॉक्स में, इधर बॉक्स लिख देता हूँ, लगा देता हूँ। तो PI देखिए इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है जहां मैंने टिक लगाया है, तो PI जो है वो राइट हैंड साइड पर 0 होगा। डिपेंड करता है, तो 0 है राइट हैंड साइड में, इसलिए PI भी 0 होगा। यस सर। PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देख लेना आप, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, और डिप्लोमा होल्डर्स तुमसे कह रहा हूँ, इन स्टूडेंट से किसी से बुक तो होगी आपके पास, अगर नहीं है तो इनसे देख लीजिएगा कि फर्स्ट ईयर में कैसे था वो सिलेबस, वैसे आप लोगों ने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत।
तो पी कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 0 पी 0 क्योंकि राइट हैंड साइड में फंक्शन में 0 है। तो इसलिए आई कितना हो गया सी एफ प्लस पी आई yes sir c1 e to the power px plus तो c2 सी e एफ to the हमारा power सी minus वन px प्लस सी टू ई की पावर माइनस पी प्लस 0 पी आई 0 है तो आई क्या आ yes गया यही आ गया सी एफ के बराबर। ठीक है नंबर 3 मानिए इसे इक्वेशन नंबर 3। अभी इसमें C1 C2 मैंने कहा था ना C1 C2 तो अगर आ रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये तो हमें निकालने ही पड़ते हैं। yes तो C1 C2 कैसे निकलेंगे इनिशियल कंडीशन से निकलेंगे P इक्वल टू 0 से 0 निकल सकता है और किसी और वैल्यू से भी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दो अननोन है C1 C2 तो दो इक्वेशन चाहिए नहीं 1 से नहीं निकलेगा 0 से निकलेगा तो 0 से क्योंकि फंक्शन हटाना होता है। तो यहाँ से P इक्वल टू 0 पे तो निकलेगा लेकिन C1 प्लस C2 एक इक्वेशन आएगी और दूसरी इक्वेशन इसके डेरिवेटिव से निकलेगी। इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को डेरिवेटिव वाली को देखना मैंने माना था। किसको सेकंड माना है जरा देखिए इक्वेशन। इसलिए मैंने माना था कि मुझे मालूम था C1 C2 दो सर पाई बाई 2 वाली को सर जिस सर इसमें पाई बाई 2 बचा था उसमें तो पुट कर दीजिए P इक्वल टू 0 थर्ड में एक इक्वेशन तो मैं यहाँ से निकालूंगा आई की वैल्यू P इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में C1 e की पावर 0 C2 e की पावर माइनस 0 और लेफ्ट हैंड साइड में I क्या है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो उसमें P की वैल्यू 0 रखिए 0 से इन्फिनिटी। फंक्शन क्या था हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos px था P की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0x dx C1 e की पावर 0 1 होता है और e की पावर माइनस 0 भी 1 होता है तो C1 प्लस C2 देख गया ये लेफ्ट हैंड साइड सबको। यस सर yes sir cos 0 की वैल्यू 1 अब मुझे जरा बताना लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर पाओगे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है निकाल सर ये हो जाएगा सर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है ये yes 12th का ये भी फॉर्मूला 12th का ये इंटीग्रेशन का अभी करा भी था पिछले क्वेश्चन में भी तो ये 1/a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आया था तो वहां पर भी तो हमने Yes, tan sir. इनवर्स x लिखा था। अब यहाँ 1 है इसलिए 1/a से मल्टीप्लाई नहीं किया है C1 प्लस C2 तो tan इनवर्स अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई 2 होता है और tan इनवर्स 0 ये टेबल से आप लोगों ने 10th में की है ये टेबल वहां से दिख गया सबको थोड़ा सा yes लेंथी sir है। अब दूसरी इक्वेशन आप लोग निकाल के रखना है ना मैं डिस्कस आप लोगों से कल थोड़ी देर के लिए कर लूंगा ये कल जो रेगुलर क्लास होगी ना उसमें थोड़ा सा मैं सब पूछूंगा जिससे कि ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है टेबल से tan इनवर्स 0 0 होता है तो C1 प्लस C2 हमारा क्या आ गया पाई बाई 2 लेकिन हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी C1 yes sir और C2 निकालने के लिए दो अननोन दो इक्वेशन चाहिए होंगी ये आपने 8th क्लास में सीखा है। इसको नंबर 4 मान लीजिए इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे 3 को डिफरेंशिएट करेंगे एक इक्वेशन और निकालने के लिए जो 3 है ना इक्वेशन नंबर I इक्वल टू C1 e की पावर p yes sir C2 e की पावर p इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p यानी कि di ओवर dp तो C1 e की पावर p आएगा माइनस C2 e की पावर माइनस p आएगा डेरिवेटिव। ठीक गया यस सर तो इसको आप फिर से इसको बाउंड्री कंडीशन p इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करेंगे di ओवर d सर p से मल्टीप्लाई सर p से मल्टीप्लाई भी होगा नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा p इक्वल टू 0 रखिए तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू हम लिख देंगे e की पावर 0 1 होता है माइनस C2 e की पावर माइनस 0 C2 होता है और ये हमने जो सेकंड इक्वेशन लिखी है उसमें di ओवर dp की वैल्यू p इक्वल टू 0 पर देखिए माइनस पाई बाई 2 आएगी रखिए सेकंड नंबर की इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखिए सेकंड नंबर इक्वेशन सबके पास है
यस सर। रखिए उसमें p इक्वल टू 0, देखिए क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड तो 0 आएगा सर। माइनस पाई बाई 2 नहीं -π आएगा, बाई 2 आएगा सर, -π बाई इंटीग्रेशन 2। तो 0 हो जाएगा लेकिन माइनस पाई बाई 2, तो c1 माइनस c2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 हो गया। ये नंबर 5 आ गई इक्वेशन। 4 और 5 को सॉल्व कर लेना, सॉल्व 4 एंड 5, तो यहाँ से आपकी c1 c2 आ जाएगा। जब c1 c2 आ जाएगा तो इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा रख देना और यही आंसर होगा क्योंकि i के बराबर है। ठीक है, यस सर। बस अब आप करना खुद। ठीक है, सॉल्व योरसेल्फ। कल मैं आंसर पूछूंगा क्या आ रहा है आप लोगों से। ठीक है, थोड़ा सी अब मैंने 2 लाइन ही छोड़ी है जिसे आप लोग खुद करके देखना। तो हटा दूं इसमें मैं पीपीटी को, नोट कर लिया सबने? यस यस सर। वेट अ मिनट सर, थोड़ा सा 10 नंबर का क्वेश्चन है ये सीधा, अगर थ्योरी में आया तो। हटा दूं? यस सर। चलिए, तो अब देखिए आज के लेक्चर का आपको अगर कुछ सीखना है तो मेरे लेक्चर जैसे ही फिनिश हो, खत्म तो है ही है, आप इसको करके देखिएगा, चीजों को इग्नोर मत करिएगा। इग्नोर मार दोगे तो कुछ फायदा नहीं है।